गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं की संरचनाओं में अंतर, मतलब हिंदी की, संस्कृत की और अंग्रेजी जो भाषा है उसकी जो संरचना है उसमें क्या अंतर है, इसके बारे में आपको अध्ययन करवाएंगे। इससे पहले हमने आपको संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत संस्कृत की विशिष्टताएं और संस्कृत की भूमिकाओं के बारे में अध्ययन करवा चुके हैं। अब संस्कृत की जो विशिष्टता है उसमें आपके 2 पॉइंट और रह चुके हैं। अब इससे जो संरचना जैसे जैसे बनेगी उस संरचना से पहले हम आपको संस्कृत शिक्षण की जो विशिष्टता है उसके 2 पॉइंट रह गए, उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। पहला पॉइंट था इसमें, लास्ट का था इसमें समास। इससे पहले हमने आपको संधि करवाई थी, लिंग, वचन और इसके फिर आ जाएगा आपका समास। लिंग हो गया, वचन हो गया, संधि हो गई, उपसर्ग हो गए, ये कौन कौन सी विशिष्टता है जिससे संस्कृत का निर्माण हुआ है। अब इसके बाद में आपका समास। समास का अर्थ वैसे आप जानते हो, समास का मूल रूप से अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना, संक्षिप्तीकरण करना, मूल रूप से संक्षिप्तीकरण। कोई लंबा चौड़ा वाक्य है जिसको हम बड़े अर्थों में बहुत लंबी लाइन के अनुसार उसको बोलना, उसका संक्षिप्त रूप कर देना, क्या कहलाता है? यही समास कहलाता है। सम सनम समासम, अर्थात इसका संक्षिप्त रूप, बड़ा लघु विशाल रूप में बोलने के बजाय इसका संक्षिप्त रूप कह देना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे पितरऊ, ये उदाहरण है इसका। समास भी इसके काफ़ी उदाहरण, अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उन विद्वानों ने समासों के अलग अलग भेद किए। कोई 6 बताता है, कोई 5 बताता है। तो जैसे एक शब्द है हमारा, संक्षिप्तीकरण का अर्थ देख लीजिए आप। जैसे एक शब्द है पितरऊ, पितरऊ जो शब्द हो गया हमारा, तो इस पितरऊ में आपको माता भी कहलाएगी और पिता भी कहलाएगा। जब हम बोलेंगे ना माता चय और पिता चय, तो इतना लंबा विस्तृत बोलने के बजाय हमने संक्षिप्त रूपकरण कर दिया। किसका? इसका, माता और पिता। क्या कर दिया? माता चय और पिता चय, या विस्तृत लगा दो, माता चय पिता चय, माता और पिता। तो माता और पिता कहने के बजाय हमने एक ही रूप में क्या कह दिया? पितरऊ। तो ये इसकी विशिष्टताओं के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार हिंदी में दोहा, छंद, विचार, घटना, दृश्य आदि का संक्षिप्तीकरण होता है, उसी प्रकार संस्कृत में भी विचार, घटना, दृश्य आदि का संक्षिप्तीकरण होता है। हिंदी में विचार, घटना और जो दृश्य होते हैं उनका हम संक्षिप्त रूपकरण से, ये थोड़ी है कि पूरी जो घटना हमने देखा है, जो परिदृश्य देखा है, जो विचार है, उसका एज इट इज कर देना, नहीं, उसका संक्षिप्त रूप में मूल क्या कहना चाह रहा उस रूप में, संक्षिप्त रूप में बतलाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, तो माता और पिता की जगह हमने एक रूप असंक्षिप्तीकरण कर दिया, क्या कह दिया? पिता या पितरऊ। जैसे हरि हरऊ, हरि कर दिया, हरि हरऊ। इसके भी काफ़ी भेद होते हैं। जैसे कपिल द्विवेदी ने इसके कितने भेद बताए? 6 भेद बताए। जैसे अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। कोई इसके 5 भी भेद बताता है, केवल समास, और इनके भी उपभेद, और वो बहुत सारे आपको समासों के भेद बतलाएंगे। कपिल द्विवेदी ने इसके भेद बताए 6। तो ये हो गई इसकी समास की विशिष्टता है। समास मतलब 2 या 2 से अधिक के जो मेल होता है उस मेल का संक्षिप्तीकरण कर देना समास की विशिष्टता है, अर्थात संस्कृत भाषा की विशिष्टताओं के अंतर्गत आता है। लास्ट जो इसका पॉइंट है वह है प्रत्य। अब प्रत्य क्या होता है? लास्ट जो इसका पॉइंट है वह है प्रत्य। प्रत्य क्या? वह शब्द जो धातु के आगे या पीछे लगकर शब्द का निर्माण करता था। आगे जो लग जाता है, जो धातुओं और शब्दों के अंत में जुड़कर नवीन अर्थ बतलाते हैं। शब्दों के अंत में उपसर्ग तो क्या होंगे? आगे जुड़ेंगे। जो उपसर्ग होंगे वो आगे, ये तो क्या हो जाएंगे? उपसर्ग। धातुओं के जो आगे हो जोड़ेंगे वो तो क्या होंगे? उपसर्ग।
और जो धातुओं के पीछे जुड़ते हैं वो कहलाते हैं प्रत्यय। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। पीछे जुड़ना प्रत्यय कहलाता है, उपसर्ग धातु के आगे जुड़ना उपसर्ग कहलाता है। वही इसका नवीन रूप देना, उपसर्ग से भी तो नवीन शब्द बनता है, नए नए शब्दों का वाक्यों का निर्माण होता है। उसी प्रकार से प्रत्ययों के बात करें हम तो इसका भी नवीन शब्दों में अर्थात नए रूप परिवर्तन कर देना, नया निर्माण कर देना, ये भी इसकी विशिष्टताओं के अंतर्गत आती है। नवीन शब्द उत्पन्न करना। संस्कृत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रत्यय बतलाए गए हैं। कितने बतलाए? 2 प्रकार के प्रत्यय। कौन कौन से? कृदंत और तद्धित। पहला है कृदंत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कौन सा? तद्धित प्रत्यय। ये तो धातुओं के पीछे लगते हैं और ये लगते हैं संज्ञा सर्वनाम शब्दों के पीछे, शब्दों के पीछे। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, संज्ञा आ जाएगी, सर्वनाम आ जाएंगे, जो भी शब्द है XYZ, और ये हो जाएंगे धातु, जैसे पठ, चल, गम, हंस, नम। अब इनके पीछे कोई भी प्रत्यय लगा दो, जैसे अन्य प्रत्यय लगा दिया हमने, पट और अनियर। अनियर में अनियर शेष रह जाता है, लय का क्या कर लेते हैं? लोप कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? पठनीय। तो जो अब केवल पठते तो धातु ही हो गई, अब इसका रूप बिल्कुल पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए। तो इसका नया रूप निर्माण करना क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। जो नवीन शब्दों का, जो धातुओं के बाद में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करे वो प्रत्यय कहलाते हैं। ये भी संस्कृत की विशिष्टताओं के अंतर्गत आता है। ये हो गई हमारी संस्कृत की विशिष्टता। अब इसके बाद हम आपको संस्कृत में हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में की संरचनाओं में अंतर। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारी जो भाषा है, जननी है, वो क्या है? संस्कृत। इसी से सारी भाषाओं का निर्माण हुआ है, ये हम आपको बतला चुके। परंतु इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा माइनर अंतर है हिंदी की संरचना में, संस्कृत की संरचना में और अंग्रेजी की संरचना में। एज इट इज हम ये नहीं कह सकते संस्कृत से निकली हुई हैं, तो जो शब्द वर्ड संस्कृत में यूज किया जाता है, लिंग वचन प्रत्यय संधि निर्माण जो संस्कृत में है, वही एज इट इज हिंदी में होंगे या वही एज इट इज अंग्रेजी में होंगे। दोनों में पर्याप्त अंतर भी है, कुछ कुछ इसमें सम्मिलित भी है, समान अक्षर भी आते हैं, समान वर्ण भी आते हैं। वचन का ले लीजिए, लिंग का ले लीजिए, समास का ले लीजिए, प्रत्यय का ले लीजिए। अब संस्कृत हिंदी में इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर स्पष्ट है। जैसे संस्कृत हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं की संरचना में बहुत अंतर है, जो निम्नलिखित है। जैसे पहले इनकी जो संरचना है उसका अंतर बहुत है। अगर हम पहले मूल रूप से नए ढंग से हम पैसे लें कि इसमें मोटे रूप तौर पर देखें तो हमें इसका अंतर नहीं दिखाई देगा, पर माइनर रूप में इसका माइनर रूप हम कब देखते हैं? इसका माइनर रूप जब देखते हैं जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जब हम एग्जाम फाइट करने के लिए जाते हैं, जब वहाँ देखते हैं कि ऑप्शन तो चारों सही है, सही ऑप्शन तो हमने सही भरा है पर एक गलत क्यों माना गया है हमारा, तो वर्ड देखते हैं कि अंग्रेजी का कैसा है, हिंदी में कैसे बोलता है, संस्कृत में ऐसे कैसे बोलते हैं, उसमें पर्याप्त आपको अंतर दिखाई देगा। वो अंतर संरचना ही अब हम उसको आपको अध्ययन कराएंगे। तो पहला है इसमें लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर संस्कृत में जैसे संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द होता है, ये हम आपको पहले बता देते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। अब इन तीनों के जो शब्द आते हैं, जो संज्ञा आती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। जैसे राम, भानु, हरि, चंद्र, हर्ष, ये हो जाएंगे। जैसे राम है,
कृष्ण है, हरि, चंद्र, हर्ष, ये सारे क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएगी। जैसे रमा, लता, नदी, मति, वधू, धेनु। वधू भी क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग के भी शब्द हैं, जैसे वनम, उद्यानम, सौंदर्यम, पय। वनम, उद्यानम, सौंदर्यम और पय, ये सारे शब्द ये किसके हो गए? ये संस्कृत भाषा के अनुसार हमने पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के शब्द डिवाइड कर दिए। इसी प्रकार से हिंदी में देखें हम, ये तो हो गए हमारे संस्कृत के शब्द। कितने होते हैं संस्कृत में? 3 प्रकार के। उसी प्रकार से हिंदी में कितने प्रकार के हो? हिंदी में होते हैं ये 2 प्रकार के। हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन सा? कौन कौन से प्रकार के होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। केवल पुल्लिंग का आता है नाम और स्त्रीलिंग का आता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इसमें पुल्लिंग नाम और स्त्रीलिंग नाम जो संस्कृत में हम कह रहे हैं, संस्कृत के जैसे कि जैसे आ जाएंगे, कुछ माइनर इसमें डिफरेंट होगा। कहीं पुल्लिंग का इसमें आएगा, कहीं पुल्लिंग का इसमें नहीं आएगा। जैसे गोविंद है, पर्वत है, राम है, मित्र है, सुंदर है, कृष्ण है। गोविंद, मित्र, राम, सुंदर, कृष्ण, ये सारे शब्द किसके आ जाएंगे? ये पुल्लिंग के आ जाएंगे। किसमें? हिंदी में। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में इसके लिए रमा, नदी, पुत्री, रोशनी, मुर्गी, लेखिका, पहाड़ी, ये सारे सब स्त्रीलिंग में। रमा, लेखिका, पुत्री, रोशनी या शेरनी, पहाड़ी, ये सारे शब्द किसके हैं? स्त्रीलिंग के। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि संस्कृत में संरचना कितने, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3। तो अब उसी प्रकार से हम कहते हैं हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में 2। तो माइनर डिफरेंट हुआ ना, इसमें अंतर समझ में आया ना। कहीं कोई जैसे संस्कृत का बालक है तो वो तो हिंदी को इसी प्रकार से पढ़ लेगा, क्या सबकी ग्रामर एक जैसी है? तो संस्कृत में 3 होते हैं तो हिंदी में भी 3 होते होंगे। तो इसका आपको हमेशा अंतर ध्यान में रखना होगा कि हिंदी में क्या कहना चाह रहे हैं और संस्कृत में क्या कहना चाह रहे हैं। उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी, इसमें हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में पीसी रैन और एच मार्टिन ने अंग्रेजी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग अपनी पुस्तक लिखी है। पीसी रैन एवं एच मार्टिन ने, पीसी रैन एवं एच मार्टिन, ये अंग्रेजी के लेखक हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इस पुस्तक में उन्होंने क्या है? हाई स्कूल एंड कंपोजिशन पुस्तक क्या है? पुस्तक। इस पुस्तक में उन्होंने जो लिंग है, जो हमारे जेंडर हैं, उनके बारे में बतलाया है। इसमें अंग्रेजी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कॉमन लिंग और नपुंसक लिंग। लो, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 4। पुल्लिंग कितने बताए उन्होंने? 4 बताए हैं। 4 प्रकार: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और कॉमन लिंग। कॉमन लिंग। अब कोई कह दे लिंग कितने प्रकार के होते हैं? के साहब
3, कोई कहता नहीं नहीं 2, कोई कहता नहीं नहीं 4, क्योंकि सबने अलग अलग इसका डेफिनेशन पढ़ लिया। संस्कृत वाले 3 बताएंगे, हिंदी वाले 2 बताएंगे और अंग्रेजी वाले इसको 4 प्रकार के, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और जो कॉमन लिंग होता है वो सबके लिए कॉमन आना, वो इस उसके लिए अलग से बतलाया गया है इसमें। जैसे ऊपर का साफ करते हैं हम संस्कृत वाला। इन्होंने बताया है अंग्रेजी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कॉमन लिंग और नपुंसक लिंग। किसमें? अंग्रेजी में। अब जैसे पुल्लिंग में बताए जैसे बॉय, लॉयन, हीरो, मैन, माउंटेन। बॉय, लॉयन, हीरो, बॉय, लॉयन, हीरो, मैन, माउंटेन, मैन, माउंटेन इत्यादि। ये हो गए किसके? पुल्लिंग सबके। और भी एक्स वाई जेड जो भी है उसी प्रकार से इन्होंने स्त्रीलिंग के लिए गर्ल्स, लॉयनेस, गर्ल्स, लॉयनेस, हीरोइन भी आ जाएगा, वोमेन भी हो जाएगा, वोमेन, हीरोइन, हीरोइन, वोमेन। ये क्या हो गई? ये स्त्रीलिंग हो गई। अब इसमें कॉमन लिंग और नपुंसक लिंग के बारे में आपको बतलाएं कि कॉमन कौन सा होता है और नपुंसक लिंग क्या हो गया। पेरेंट, चाइल्ड, पेरेंट, चाइल्ड, फ्रेंड, CHILD, चाइल्ड, फ्रेंड, फ्रेंड, चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, और पीपल, सर्वेंट, सर्वेंट, सर्वेंट। इसमें चाइल्ड हो गया, फ्रेंड हो गया, सर्वेंट, पर्सन, स्टूडेंट, बेबी, इन्फेंट, स्टूडेंट, पर्सन, पर्सन। ये क्या हो गए? ये कॉमन लिंग के हो गए। चाइल्ड भी हो गया, फ्रेंड हो गया, स्टूडेंट हो गया, पर्सन हो गया, सर्वेंट हो गया, पीपल्स हो गए। ये सारी चीज किस में आएगी? कॉमन लिंग के अंतर्गत आएगी। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग में हो जाएगा बुक, पेन, रूम, ट्री। बुक, पेन, ट्री, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं। रूम भी आता है इसमें, रूम भी आता है। ये अब अंग्रेजी के अनुसार हम देखें तो पुल्लिंग में कौन कौन से है? बॉय आ गए, लॉयन हो गए, हीरो हो गए, मैन हो गए, माउंटेन हो गए। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में गर्ल्स, लॉयनेस, हीरोइंस, वुमेन्स, चाइल्ड, फ्रेंड, सर्वेंट, स्टूडेंट, पर्सन। ये कॉमन जो लिंग होते हैं उनके लिए। उसी प्रकार से नपुंसक लिंग के लिए बुक, पेन, ट्री और रूम। अब ये आपको समझ में आ गए। संस्कृत में 3, हिंदी में 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अंग्रेजी में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, कॉमन लिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत के मित्रम, वस्तु, नेत्रम, अश्रु और राशि शब्द हिंदी में क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग
पुल्लिंग स्त्रीलिंग है। जैसे संस्कृत के कुछ शब्द हैं जो हिंदी में पुल्लिंग में है, या संस्कृत में जो पुल्लिंग है वो हिंदी में किसमें, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। संस्कृत ये हो गए आपके, ऊपर से ही बता देते हैं आपको। संस्कृत और संस्कृत के मित्र, वस्तु, नेत्र, अश्रु, राशि शब्द हिंदी में क्रमशः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। संस्कृत के जो शब्द हैं, शब्द तो किसके हैं, संस्कृत के। मित्र, मित्रम, कौन कौन से शब्द हैं, मित्रम, वस्तु, नेत्र, वस्तु, नेत्र, अश्रु, मित्रम, वस्तु, नेत्र, अश्रु, राशि शब्द, ये हो जाएगा राशि। ये शब्द हिंदी के जो शब्द हैं, हिंदी में क्या है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ये भी यहाँ पर राशि क्या हो गई, पुल्लिंग। क्या हो गई, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, इधर पुल्लिंग। अंग्रेजी में फ्रेंड शब्द कॉमन लिंग का उदाहरण है। कॉमन लिंग का क्या बताया अंग्रेजी में, फ्रेंड जो शब्द है, कौन सा, फ्रेंड। फ्रेंड जो शब्द है वो किसका लिंग का उदाहरण है, कॉमन लिंग का उदाहरण है। कौन सा, अंग्रेजी का। संस्कृत में उसी प्रकार से संस्कृत भाषा में हम बताएं आपको, लिंग कितने बताएं, 3। कितने, 3 प्रकार। जैसे तटे, तटी, तटम। ठीक है, ये शब्द हो गए क्या, तटे, तटी, तटम। संस्कृत में ये शब्द भिन्न भिन्न लिंग में है। संस्कृत में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न लिंग है। वैसे अगर हम देखे जाए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, अब इनमें लिंग देखें तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया पुल्लिंग का। कौन सा हो गया, पुल्लिंग का संस्कृत। ये हो गई स्त्रीलिंग, कौन सी हो गई, स्त्रीलिंग। और ये हो गया क्या, नपुंसक लिंग। पर इन शब्दों के क्या हो गए, भिन्न भिन्न जो शब्द हैं उनके भिन्न भिन्न ही अर्थ निकलते हैं। किसमें, संस्कृत में है। संस्कृत में एक ही शब्द के, एक ही अर्थ के शब्द भिन्न भिन्न लिंग के हैं। एक ही अर्थ के शब्द, एक ही अर्थ के शब्द है पर वो भिन्न भिन्न लिंगों में है। जैसे हिंदी में है, संस्कृत में है और अंग्रेजी में है। हिंदी में जैसे कोई पुल्लिंग में होगा, कोई संस्कृत में स्त्रीलिंग में होगा, अंग्रेजी में कोई कॉमन मैन में होगा, या फिर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में हो सकता है। जैसे आपको बताएं, जैसे देह और काय, देह और काय अर्थ एक ही हो जाएगा। शरीर के अर्थ में आ जाता है देह और काय। ये वैसे क्या है, पुल्लिंग। क्या है, पुल्लिंग, देह और काय। तनु क्या हो जाएगी, तनु, ये हो जाएगी स्त्री लिंग। और फिर शरीरम, शरीरम क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग। अब शब्द अर्थ एक ही है इसका, पर भिन्न भिन्न लिंगों में इसका अर्थ है। भिन्न भिन्न लिंग है, उसमें इसके शब्द है। शब्द का अर्थ है कि ये देह यानी शरीर होता है, काय यानी शरीर होता है, पर ये पुल्लिंग का शब्द है। पुल्लिंग में इसका अर्थ है। तो अर्थ
संस्कृत के जो शब्द हैं, संस्कृत में एक ही शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न लिंग के हैं। एक ही शब्द के अर्थ भिन्न भिन्न लिंगों में हैं। तो एक ही शब्द है, उसके अर्थ भिन्न भिन्न लिंग में। जैसे देयान शरीर, कायान शरीर, ये पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में तनु यानी भी शरीर होता है, तो समूह का अर्थ कौन से लिंग में? वो स्त्रीलिंग में। और शरीरम का नपुंसक लिंग में। तो संस्कृत के जो शब्द हैं वो एक ही अर्थ के शब्द भिन्न भिन्न लिंग में है। उसी प्रकार से आगे देखिए, आदेश। आदेश क्या है? आदेश का हम आपको बताएं, ये हो गया आदेश। क्या हो गया? पुल्लिंग। क्या स्त्रीलिंग? आदेश पुल्लिंग। आज्ञा क्या हो जाएगा? आज्ञा। आज्ञा क्या होगी? स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। काम मनोरथ है वह। काम भी और मनोरथ। काम मनोरथ। काम मनोरथ, ये क्या हो जाएगा? वाह, ये हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? काम भी है और मनोरथ है। उधर इसका भी अर्थ यही है, एक ही, इसका भी अर्थ एक ही है। भिन्न भिन्न लिंगों में इसके शब्द हैं, पर अर्थ इसका क्या है? एक ही है। काम मनोरथ है वह, पुल्लिंग का हो गया। इधर इच्छा। इच्छा क्या हो जाएगी? इच्छा। बता सकते हो? स्त्रीलिंग। और ईप्सितम। ईप्सितम। ईप्सितम क्या हो जाएगी? नपुंसक लिंग। क्या हो जाएगा? नपुंसक। तो इसका भी अर्थ वही है और इसका भी अर्थ वही है। इच्छित यानी इच्छा प्राप्त करना, इच्छा, और वो भी इच्छा। हिंदी, इनमें से हिंदी में देह स्त्रीलिंग और शरीर पुल्लिंग। देह क्या आ जाएगी? हिंदी के जो शब्द हैं वो देह तो क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगी? देह। और वहां पर संस्कृत में देह क्या थी? पुल्लिंग। क्या थी? पुल्लिंग। हिंदी में देह स्त्रीलिंग और शरीर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। शरीर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। और यहाँ पर, वहाँ पर संस्कृत में देह पुल्लिंग में था और हिंदी में देह स्त्रीलिंग में था। यहाँ शब्द शुद्धिकरण या असत्य असत्य कौन सा है, इसके अंतर्गत पूछ सकते हैं कि हिंदी में देह शब्द कौन सा लिंग का है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग? तो किसका है? स्त्रीलिंग का। और संस्कृत में देह किस शब्द किसका लिंग का है? तो ये पुल्लिंग का। उसी प्रकार से जो शरीर है वो संस्कृत में कौन से लिंग का है? नपुंसक लिंग का। और हिंदी में शरीर है किस कौन से लिंग का है? पुल्लिंग का। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा, हम कहते हैं ना कि संरचना में कोई अंतर नहीं है, तो अंतर तो इसका बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, पर हम ऊपर ऊपर से इसको पढ़ते चले जाता है। माइनर वे में इसका डिफरेंस नहीं समझ सकते कि इच्छा जो स्त्रीलिंग शब्द है, ईप्सित नपुंसक लिंग शब्द है, अर्थ एक ही है, भिन्न भिन्न। हिंदी में जो देह है वो स्त्रीलिंग है और संस्कृत में देह क्या? पुल्लिंग है। उसी प्रकार से हिंदी में जो शरीर है वो किसमें? शरीर संस्कृत उसमें पुल्लिंग में शरीर, और संस्कृत में नपुंसक लिंग में। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्णय करने का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। शब्दों के प्रयोग के आधार पर उनका लिंग निर्धारित ज्ञात किया जाता है। विशेषतः निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्णय तो प्रयोग के अनुसार ही होता है। कोई निश्चित लिंग, निश्चित चीज नहीं होती किसमें? हिंदी में। क्या हम इस उसमें प्रयोग के आधार पर आप लिंग निर्धारित कर सकते हो कि जिस वाक्य के अनुसार आप प्रयोग कर रहे हो, जिस शब्द का आप निर्माण कर रहे हो, उस प्रयोग के आधार पर आप इसको स्त्रीलिंग मानोगे या फिर पुल्लिंग मानोगे। जैसे कोट है, कोट क्या है? पुल्लिंग है। कोट क्या है हिंदी में? कोट, इसको पुल्लिंग माना गया। और पतलून को माना गया है स्त्रीलिंग। कोट को पुल्लिंग और पतलून को स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से पाजामा, पाजामा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। कहते हैं ना पाजामा, पाजामा बना गया। संस्कृत के
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं सामान्यतः उसी लिंग में रहते हैं। संस्कृत में नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में प्राय पुल्लिंग में होते हैं। संस्कृत का जो नपुंसक लिंग शब्द है वो हिंदी का क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द में ही प्रयोग में किए जाते हैं। शरीरम जो था संस्कृत का नपुंसक लिंग का था, हिंदी में और शरीरम क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। जो संस्कृत का जो नपुंसक लिंग के जो शब्द सारे आएंगे वो हिंदी में किस में आएंगे, पुल्लिंग के अंतर्गत। जैसे ज्ञान, कार्य, शरीर, ये सारे किसके, नपुंसक लिंग के। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आत्मा, अग्नि, आयु, मृत्यु। आत्मा, अग्नि, आयु, मृत्यु संस्कृत में पुल्लिंग शब्द में है। आत्मा, आयु, मृत्यु, आयु, मृत्यु, ये संस्कृत भाषा में किसमें, आत्मा, आयु, मृत्यु, अग्नि, ये संस्कृत में पुल्लिंग में है। किसमें है, पुल्लिंग। किसमें, पुल्लिंग में, पुल्लिंग शब्द रूप में आते हैं संस्कृत में पुल्लिंग में, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। अग्नि, आत्मा, आयु, मृत्यु संस्कृत में पुल्लिंग, किसमें, संस्कृत में। और हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में हो जाएंगे ये स्त्रीलिंग में। अब कितना बड़ा अंतर है इसमें, हिंदी में तो स्त्रीलिंग में और संस्कृत में पुल्लिंग में, दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। उसी प्रकार से तारा, देवता संस्कृत में स्त्रीलिंग है किंतु हिंदी में ये पुल्लिंग है। तारा और देवता ये संस्कृत में स्त्रीलिंग, किसमें, संस्कृत में। और हिंदी में किस में आ जाएंगे ये, पुल्लिंग में। किसमें, हिंदी में ये हो जाएंगे पुल्लिंग में। तो इनका हम अंतर माने तो ये काफ़ी बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। अंग्रेजी में जो वह वस्तुएं जो शक्ति, हिंसा के लिए असामान्य अथवा विलक्षण होती हैं के लिए पुल्लिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सन, द समर, द विंटर, द टाइम फिक्स हैं, असामान्य जो विलक्षण है, द सन, द विंटर, ये जो असामान्य है, जो विलक्षण है, उनका प्रयोग पुल्लिंग में होता है। अंग्रेजी में वह वस्तुएं जो सौंदर्य, माधुर्य, आकर्षण हेतु असामान्य, विलक्षण के लिए हैं के लिए कभी कभी स्त्रीलिंग का प्रयोग किए जाते हैं। सौंदर्य के रूप में द मून, द अर्थ, द स्प्रिंग, द मून, द अर्थ, द स्प्रिंग, द ऑटोमैन, द नेचर, द मेमोरी, ये सारे शब्द चैरिटी, पीस आकर्षण के अंतर्गत, सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। तो लिंगों में हम ये नहीं कह सकते कि इसमें थोड़ी समानता तो है कि पर पर्याप्त इनके अंतर्गत इसका क्या हो जाता है, अंतर माना गया है। तो संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं की संरचना में लिंग के आधार पर हमने बहुत बड़ा आपको क्या बतलाया, गैप बतलाया। जो संस्कृत में पुल्लिंग में, हिंदी में वो स्त्रीलिंग में और अंग्रेजी में उसका कुछ अलग करता है। उसी प्रकार से जैसे तट, तटी, तटम, उसी प्रकार से जैसे अर्थ एक ही है परंतु वो लिंग अलग अलग है। कोई पुल्लिंग में आता है, कोई स्त्रीलिंग में आता है और कोई नपुंसक लिंग में आता है, परंतु उस शब्द का अर्थ एक ही है। तो आज हमने आपको संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं की संरचनाओं के अंतर को बतलाया है। अब इसी कड़ी को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।